हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी हिंदी के 2001 से लेकर 2016 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यह बताना है। तो चार ऑप्शन जिस यहाँ पे जो दिए हैं उसमें आशीर्वाद का जो सही रूप है वह बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, आशीर्वाद का यह सही रूप है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। तो सभी जानते होंगे जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अन प्लस अंत होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो देखिए, हरियोकृत जो प्रिय प्रवास है उसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन में अनल दिया हुआ है वह आग का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुख का विलोम शब्द होगा। तो मुख का जो होता है वह वाचाल होता है विलोम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना किए हैं। तो यहाँ पे जो जायसी हैं वह केवल अवधी भाषा में रचना किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन आते हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है जगत प्लस ईश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए होता है अभूतपूर्व, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, रसों के संचारी भाव की संख्या कुल कितनी होती है। तो वह होती है 33, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होता है। तो यहाँ होता है प्रथमा बहुवचन में पितरः, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो यहाँ पे जो समास होगा वह हो जाएगा कर्मधारय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, यह बताना है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन है। तो वह होता है कुंडलियाँ। यह बनता है, इसमें 6 चरण होते हैं। यह पहले 2 चरण दोहा का तथा और रोला का होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुंडलिया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहा जाता है। तो वह जठराग्नि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि तथा समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि तो कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक इनका संपादन किए थे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है,
जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाओ में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जननी जननी यहाँ पे आया है तो वह अनुप्रास का एक भेद होता है लाटा अनुप्रास, तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, धनंजय में समास कौन सा होगा। तो धनंजय में होता है बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो देखिए मोर का पर्यायवाची इनमें जो चार ऑप्शन दिए हैं वह होता है कलापी। कलापी मोर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य पर्यायवाची के बारे में बात करें तो होता है सारंग, सुत, सिंह, वाहन, मयूर, केकी, सिखी, नीलकंठ, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है। तो देखिए उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है वह करुण रस है। यह भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ करुण रस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि कारतूत किस भाषा का शब्द है। कारतूत किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे जो कारतूस दिया है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत में संविधान किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, यानी भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, वह धारा है 343(1), तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है, उसमें कौन सी संधि होती है। तो यह यड संधि का है। इको यडची से ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र आ जाता है, तो यड संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इस पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। तो इस पंक्ति में जो रस है यह अद्भुत रस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो वह होता है श्रृंगार रस का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुमणि चलत रेणु तन मंडित, मुख दग्धि लेप किए में कौन सा रस है। तो यह वात्सल रस का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मुख रूपी चांद यानी यहाँ रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो देखिए जहाँ पे दो पंक्तियों का जो होता है अगर उसका अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे अनुप्रास में लाटा अनुप्रास होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो एक पंक्ति ही पूरा फिर से आता है वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जहाँ किसी झूठी वीरता, वियोग, उदारता या शादी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे अतियुक्ति अलंकार होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। तो मात्रिक अर्धसम यहाँ पे जो है वह दोहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भगवत गीता का जो सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पे वह हो जाएगा भगवत प्लस गीता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनः प्लस रम यानी मनोरम हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। जानवर जंगल में घास चर रहे हैं, इसमें जानवर शब्द में शब्द क्या है, तो जानवर शब्द यहाँ पे संज्ञा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यह काम मैं आप ही कर लूँगा, इस पंक्ति में आप क्या है, तो आप यहाँ पे जो है वह निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी में, तो यह पूर्वी हिंदी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची वह है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अनंत और गगन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि अम्बुज का पर्यायवाची युग्म कौन सा है, तो अम्बुज का पर्यायवाची युग्म यहाँ पे जो है वह है कमल और तोयज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे कमल और तोयज सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। खल का पर्यायवाची युग्म कौन सा है यह बताना है, तो खल का पर्यायवाची युग्म है नीच और दुर्जन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। रात का पर्यायवाची नहीं है, तो रात का पर्यायवाची जो नहीं है वह पारिजात, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है यह बताना है, तो संविधान के 351 में जो वर्णन है वह है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, तो यहाँ पे याद रखिएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे बताना है गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है गंगा के पर्यायवाची जो नहीं है, यहाँ पे जाह्नवी, सुरसरी, देवपगा, सरिता नहीं है, सरिता नदी का होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में जो समास होगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास, तो इसे याद रखिएगा, यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो मुहावरे होते हैं उसके अंत में प्रायः ना जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दिखाना, होना, पढ़ना, तो यह मुहावरे हैं, लेकिन जो लोकोक्ति होती वह उसमें ना नहीं जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे जो अधजल गगरी छलकत जाए है यह क्या है, लोकोक्ति है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है, तो विपरीत छंद होता है सोरठा दोहा का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है। नौ का तद्भव रूप क्या होगा, तो नौ का तद्भव रूप होता है नौ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा आता है पश्चिमी हिंदी में, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो जलज का मतलब है कमल, जलद का मतलब बादल और जलधि का मतलब समुद्र, तो यह सही रूप है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। रहीम की कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है रहीम का मदनाष्टक किस भाषा में है, तो देखिए इनका मदनाष्टक है खड़ी बोली में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके अन्य रचनाओं की, तो बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में, रहीम दोहावली ब्रज भाषा में है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभिन्न शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है अभित प्लस न, अभित प्लस न, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था, तो
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ के रूप में होने लगा था। तो अपभ्रंश भाषा का व्यवहार लोक भाषा के रूप में ईसा की 6वीं शताब्दी में होने लगा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा जो रचना है वह विद्यापति का एक संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। तो मीराबाई की जो उपासना थी वह माधुर्य भाव की थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो वह सदुक्कड़ी भाषा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सदुक्कड़ी भाषा से जो अभिप्राय है वह है पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली का मिश्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है। तो यहाँ पे जो सुजान कुमार दिए हैं वह चित्रावली जो उस्मान द्वारा रचित है उसके नायक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, जगत जनायो जहीं सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो यह जो अलंकार है वह अलंकार है उदाहरण अलंकार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास किस साहित्य के रूप में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो वह एक प्रबंध काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया परशाप, उपयुक्त पंक्तियाँ आगे की किस कविता से है। तो इस जो कविता है वह है हवाई अड्डे पर विदा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो ठंडा लोहा कविता संग्रह के जो रचनाकार हैं वह धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पे जो कवि दिए हैं उनका जो सही अनुक्रम है वह बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह चिंतामणि के बाद महाराज जसवंत सिंह, फिर देव, फिर भिखारी दास। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। चिंतामणि, महाराजा जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। तो यह सही अनुक्रम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु पुरबिया लेख। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है यह बताना है। तो यह पंक्ति है कबीरदास की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। यह उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस कृति से ली गई है बताना है। तो यह कामायनी की श्रद्धा सर्ग से ली गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगड़ी पर आधारित है यह बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है विशाख वह कल्हड़ की राजतरंगड़ी पर आधारित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है यह बताना है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है। तो मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो महाकाल उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं अमृतलाल नागर का यह उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है। तो कामरेड का कोट यह जो कहानी है कोट यह सृंजय की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद और उनका युग के लेखक रामविलास शर्मा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 32, द्वापर 36 यह सही अनुक्रम है। तो पहले पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
वह पूछा गया है कि निम्न में किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो बिहारी हिंदी में आते हैं मगही, भोजपुरी, मैथिली, लेकिन अवधी पूर्वी हिंदी में आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो दोहा या दोहा जो है वह मूलतः अभ्रंश भाषा का शब्द है। यहाँ पे अभ्रंश भाषा जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है गुरु नानक की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। तो कुंभनदास, शीत स्वामी, कृष्णदास तो हैं लेकिन ध्रुवदास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हनुमान चरित्र का रचनाकार कौन है। तो हनुमान चरित्र रायमल पांडे द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है। तो ललित ललाम है मतीराम का ग्रंथ है। तो मतीराम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघंत तो हैं लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रसकलश किसकी रचना है यह बताना है। तो रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है यह बताना है। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। यह पंक्ति किसका है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन में जो निराला है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो ठेस कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो कवियों का सही अनुक्रम है वह है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यह पूछा गया कि निम्नलिखित संपादकों को उनकी कविताओं के या पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है, यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक हैं, प्रेमचंद हंस के, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के, अज्ञेय हैं प्रतीक के। तो आप यह सही रूप है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अवधि आता है पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो ब्रज दिया हुआ है वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो देखिए पहले संस्कृत आया था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो यहाँ पे पूछा है प्राकृत के पहले, तो प्राकृत के पहले पाली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि काव्यालंकार 7वीं शताब्दी किसकी रचना है। तो काव्यालंकार भामह की रचना है और इसके प्रवर्तक भी भामह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे सिंहासन 32, बैताल 25, लाल चंद्रिका तो इनका है, लेकिन सुख सागर है सदल मिश्र का। तो यह इनकी रचना नहीं है, सॉरी, सुख सागर जो सदा सुखलाल हैं उनकी रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का है।
तो यहाँ पे मुक्ति पथ इलाचंद जोशी का उपन्यास है। बाकी सुनीता और सुखदा यह जैनेन्द्र का, मेरी तेरी उसकी बात यह यशपाल का है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से कौन है? तो यहाँ पे विद्या सुंदर जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो यहाँ पे जो भूमिजा दिया हुआ है वह राम कथा पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है वह सज्जन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में जो आत्मकथा है वह आत्मदाह है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, रसगंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है यह बताना है। तो रसगंगाधर कृति जो लिखा गया है जगन्नाथ का, उसमें मुगल शासक शाहजहां की प्रशंसा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्राह्मण है 1883, नागरिक प्रचारणी सभा 1893, सरस्वती 1900, हंस 1930, तो यह जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवि के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, जो बीत गई सो बात गई, यह जो पंक्ति है वह बच्चन सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन की है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह जो पंक्ति है वह है अज्ञे की, तो ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। दो पार्टों के बीच पीस गया, दो पार्टों के बीच पीस गया, तो मुक्तिबोध की पंक्ति है। और है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह जो है वह है दिनकर का, तो यह सही रूप है, तो ऑप्शन इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात यह जो है यशपाल का एक उपन्यास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की जो बोली नहीं है वह बताना है। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी में आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ब्रज बुंदेली कन्नौजी सब पश्चिमी हिंदी वर्ग की है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे इचु यसानम तालु, ई च वर्ग, और यह जो स आता है यह क्या है, तालव्य से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो विज्ञान गीता केशव की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रति पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सूरदास द्वारा रचित, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन अखिलेश के द्वारा लखनऊ से होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो व्योमकेश दरवेश के जो लेखक हैं वह विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो यह बहुत प्रसिद्ध है यात्रा वृत्तांत राहुल संस्कृत्यायन का, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो जो देखिए यहाँ पे कवि हैं रीतिकाल के कवि निवाज, उनके द्वारा लिखा गया है शकुंतला नाटक, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक तो है, लेकिन भ्रमर दूत यहाँ पे जो है वह दिया हुआ है सत्यनारायण कविरत्न की रचना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है
वह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी तो इनका है, लेकिन आज अभी आँखों से यह इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। यह जो पंक्ति है वह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के आंसू से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है वह युगपत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये है वह सही हो जाएगा। अतिमा उत्तरा गीत गुंज इनकी रचना है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की है यह बताना है। तो महादेव वर्मा की जो रचना है वह है यहाँ पे निर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पे जो दिल्ली का कलंक है वह पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो इंसान के खंडहर दिया गया है यह इनका नहीं है। बाकी नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन इनके कहानी संग्रह है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काव्य शोभाया करतारो धर्मः गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है। तो यह प्रसिद्ध उक्ति है आचार्य वामन का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया था। तो भामह ने काव्य को अलंकार की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौड़ कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भामह का है। तो भामह का प्रसिद्ध ग्रंथ यहाँ पे जो दिया है वह काव्य अलंकार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें काव्यादर्श का तो यह दंडी का, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो यहाँ पे जो सूरदास है वह प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित नाटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका संकलन हम लोग देखे। एक नए प्रैक्टिस सेट में जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।